चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत आसान सा लेक्चर है आज का, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस कुछ मेन आइडियाज, मेन कॉन्सेप्ट्स हमने ग्रैब करने हैं और टॉपिक जो है वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। टॉपिक है मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो मोमेंटम एंड कंजर्वेशन में सबसे पहले हम जो चीज़ कवर अप करते हैं वो आ जाए मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम जिसको हम डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक बात। दूसरी बात, मोमेंटम जो है उसका यूनिट अगर हम देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या डायमेंशंस पे आ जाएं तो mL/-1। यहां तक इसका फॉर्मूला और यूनिट हो गया। उसके बाद हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं मोमेंटम एंड सेकंड लॉ, जिसमें हम ये डिराइव करते हैं बच्चों के मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक फॉर्मूला बहुत फंडामेंटल अहमियत रखता है इस मोमेंटम की कैटेगरी में, क्योंकि देखिए जब हम लिखते हैं F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर तो ऑब्वियस है कि अगर किसी सिस्टम पे फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए। चेंज में दोनों चीजें आ जाती हैं। चेंज का मतलब इंक्रीज भी है और चेंज का मतलब डिक्रीज भी है। यहां तक तो हम लिख लेते हैं फोर्स विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन आप सबको पता है ना कि चेंज ऑफ मोमेंटम को एक तरफ रख दें और फोर्स को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्वांटिटी को इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इसे डिनोट करते हैं आई से और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। सेकेंडली, इम्पल्स जो है वो अगर फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है और साथ साथ ये चेंज ऑफ मोमेंटम के भी बराबर है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का mvf माइनस mvi के इक्वल होगा। ठीक है, अभी इक्वेशंस देखते रहे, आगे प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो सारी इक्वेशंस उसमें अप्लाई होती जाएंगी। इसके बाद बच्चों इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और हम ये बात कहते हैं कि अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो जीरो होना चाहिए। चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होने का मतलब मोमेंटम का जीरो होना नहीं है, चेंज का जीरो होना इसका मतलब है। यानी इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर रहना चाहिए? इनिशियल मोमेंटम के। तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जिसकी वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा। ये छोटे छोटे ट्रिक पॉइंट्स जिन में रखने कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों जब हम इस इक्वेशन पे आते हैं P इज इक्वल टू एम वी पर, तो हम इस इक्वेशन से तीन ग्राफ इंपॉर्टेंटली बना सकते हैं। देखें, अगर हम कांस्टेंट रख दें लेट्स से मास को, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें मास क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दें तो मोमेंटम और मास का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और मेंशन करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और बच्चों अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट रख दिया जाए तो फिर याद रखें वेलोसिटी और मास का जो ग्राफ होगा वो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ होगा। जैसे P इज इक्वल टू एम वी में अगर P कांस्टेंट हो गया है तो V जो है वो P ओवर M के बराबर आ जाएगा। यानी वेलोसिटी विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू मास। ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये आप सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ते हैं कि मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हमने मोमेंटम को कांस्टेंट रख लिया है, P को कांस्टेंट रख दिया है, तो जहां बॉडी का मास बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, मास कम हो जाएगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये फंडामेंटल रूल है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कि इफ मोमेंटम इज केप्ट कांस्टेंट देन वेलोसिटी एंड मास विल वेरी इनवर्स टू ईच अदर। तो इस स्लाइड से मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम के यूनिट और डायमेंशंस, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, द चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो नोन एज impulse, and for an isolated system the total linear momentum remains constant but the change of momentum becomes zero, and that is the most important graph of all,
जिसमें मोमेंटम को कांस्टेंट रखें तो वेलोसिटी और मास का रिलेशन क्या बनता है, इनवर्स बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम इस इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को जरा और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने कहा कि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, यानी इम्पल्स है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बच्चों एक बात जरा आपने गौर से समझनी है। आपकी बुक पर ही ये दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। इसमें एक शू जो है वो हिट कर रहा है एक स्टोन को। अब स्टोन एक हार्ड ऑब्जेक्ट है और फुटबॉल एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। आपको भी पता है कि आपको स्टोन को हिट करने पे चोट लगेगी, लेकिन फुटबॉल को हिट करने पे चोट नहीं लगेगी। याद रखें, चोट हमेशा फोर्स से लगती है। फोर्स जितनी ज्यादा लगेगी चोट भी उतनी ज्यादा लगेगी। बट यहां पर साइंस क्या काम कर रही होता ही है बच्चों के, यहां पर जो स्टोन है वो एक हार्ड ऑब्जेक्ट है और हार्ड ऑब्जेक्ट का जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत रैपिड होता है। इसमें आप यूं समझ लें कि आप किसी सख्त मिजाज इंसान को छेड़ दें तो उसने फौरन रिएक्ट करना है आगे से, और किसी नरम मिजाज इंसान को तंग करें तो वो थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा यार चल बस कर, ना छेड़ना तंग कर। तो जितने भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन पे जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं वो उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका रिएक्शन टाइम कितना है, 1/100 सेकेंड्स, यानी ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आपको रिएक्ट करके दिखा देगा, जो स्टोन है, हार्ड ऑब्जेक्ट है। और दूसरी तरफ फुटबॉल है, देखिए उसका 10 टाइम्स लोअर रिएक्शन। ठीक है, तो आपने यहां पे एक जुमला याद रखना है कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट क्विकली एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट स्लोली। तो अब इसी हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की बिना पर यहाँ जो सामने बिल्डिंग से एक आदमी ने छलांग लगा दी है, इसको ही हम जिंदगी बचा भी सकते हैं और ये बेचारा जान गंवा भी सकता है। और वो कैसे जिंदगी गंवाएगा, ये जान गंवाएगा? तो फर्ज कर लेते हैं कि इस बंदे का मास है 50 kg और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। इसने वहां से खुदकुशी के इरादे से जंप कर दिया। तो पहली बात कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड फाइंड करने की इक्वेशन कल वाली थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, v = √2gh। और अगर मैं इस इक्वेशन में सारा डाटा पुट करूं तो बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड ही मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब पूरा सिनेरियो डेवलप करते हैं। देखो, जब इसने छत से छलांग लगाई तो ये ड्रॉप का केस बन गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लिहाजा इसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो हो गया। और जब ये जमीन से टकराने वाला था तो इसका फाइनल मोमेंटम इसके मास और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया 1000 न्यूटन सेकेंड। तो अब इतने हिस्से में हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या गुजरेगी कि इसका जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है वो डेल्टा पी के बराबर होना चाहिए। अब डेल्टा पी तो 1000 - 0 हो जाएगा, इस तरफ लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 0 माइनस होके हमारे पास 1000 ही बचेगा। तो अब जरा ध्यान रखना, फर्ज करेंगे जहां पर गिरने लगे वहां पे सरफेस ये मार्बल का बना हुआ सरफेस है, मिसाल के तौर पे दो बड़ी ऊंची ऊंची अमीर बिल्डिंग्स के दरमियान फर्श है तो मार्बल का ही होगा ना, ईंटों का थोड़ी बनाएंगे। अच्छा जी, अब मार्बल हार्ड ऑब्जेक्ट है और हार्ड ऑब्जेक्ट का जो रिएक्शन आएगा वो जरा रिएक्शन देखते हैं कितनी देर में आएगा। तो फोर्स लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, फर्ज करेंगे रिएक्शन वही है जो स्टोन को हिट करने पे आता है, 1/100 सेकेंड। और दूसरी तरफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, 1000 न्यूटन सेकेंड्स। सेकेंड से बच्चों सेकेंड हो गया कैंसिल, ये 100 उधर जाके क्या होने लगा है, मल्टीप्लाई। तो फोर्स जो है, 3 जीरोस तो पहले ही है, दो साथ और लगा दें तो 1,00,000 न्यूटन की फोर्स जो है वो उस बंदे पे एक्ट करेगी। और इस फोर्स से उसको गुदगुदी तो नहीं ना होगी, इस फोर्स से उसकी रूही परवाज करेगी। अब इसी बंदे को हमने गिरते हुए बचाना है मरने से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे काफी सारे मल्टीफॉर्म्स रख देते हैं इसके नीचे, ताकि जगह क्या हो जाए, नरम हो जाए। नरम होने से क्या होगा, दोबारा लिख दो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, वही हो गया 1000। लेकिन अब चूंकि 3 4 मल्टीफॉर्म्स रख दिए हैं तो हमने नरमी अच्छी खासी पैदा कर दी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय, अच्छा लेट से इसको ये फॉर्म्स पे गिर के फॉर्म्स को दबते 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 कोई 2 सेकंड्स लग गए। ठीक है, बहुत नरम से कोई फॉर्म है, या समझ लो ये एयर बैग है, एयर बैग को तो अच्छा खासा टाइम लग भी जाता है। तो 1000 न्यूटन सेकेंड यहाँ पे लिखा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ और 1000 को 2 ने मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर दिया, फोर्स रहेगी जस्ट 500 न्यूटन। तो बच्चों, कहाँ 1,00,000 न्यूटन, कहाँ
500 न्यूटन। तो यही वजह है ना साइकोलॉजिकली कि हम किसी भी नरम ऑब्जेक्ट पे बिला झिझक जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम स्लो होने की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है। आप एक दीवार पर गेंद मारेंगे तो गेंद दीवार से वो लपक के वापस आएगी। अब आप ऐसा करें कि जो यहाँ दरमियान में कहीं कोई दरवाजे के दरमियान में ना कोई चादर लटका दे और उस चादर पे बॉल मारे। बॉल उस चादर को यूं आगे की तरफ पुश करती चली जाएगी और फिर वहां से नीचे गिर जाएगी। यानी उस पर रिएक्शन फोर्स एक तरह से जैसे लग ही नहीं रही। हेलमेट क्यों पहनते हैं? रिएक्ट टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। गाड़ियों में एयर बैग्स क्यों होते हैं? एक्सीडेंट होगा, एयर बैग फूलेगा, एयर बैग नरम है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। तो दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ द इम्पल्स कि इट मैनेजेस द टाइम एंड फोर्स बिटवीन द कोलिजन्स। हार्ड ऑब्जेक्ट्स का हार्ड ऑब्जेक्ट्स का रिएक्शन क्विक होगा और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स का रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। ओके, रिपोर्ट दे दें। ये स्लाइड सबको समझ आ गई? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आ जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बच्चों फिर वही बात, दोबारा वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक होता है ओपन सिस्टम, जो इन्वायरमेंट से हीट और मैटर दोनों ट्रांसपोर्ट करता है। एक होता है क्लोज सिस्टम, जो एनवायरनमेंट से हीट ट्रांसपोर्ट करता है बट मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो एनवायरनमेंट से कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता। सारा कुछ जो भी होगा उसकी इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही होगा, बाहर से कोई उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। अच्छा जी, नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन में कहती है इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मैं बुक वाली एग्जांपल को ही कोट कर रहा हूं कि फाइनल इक्वेशन क्या आती है? m1v1 प्लस m2v2, यानी सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है, टोटल इनिशियल है ना, इट मस्ट बी इक्वल टू m1v1 डैश m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम है। और ये दोनों इक्वल इसी सूरत में हुए हैं कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कोई एक्ट नहीं कर रही। अब देखो ये जो स्प्रिंग का केस है, ये हमारी बुक में एक इसका न्यूमेरिकल भी है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने दो मासेस को आपस में टाई अप किया हुआ और दोनों स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ। अब कंप्रेस किया हुआ है तो इसका मतलब है कि V1 और V2 दोनों जीरो है। तो जब हम इनिशियल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2, तो हमारे पास ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। और अब राइट साइड के लिए लिखते हैं, जैसे स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, m इस तरफ, m इस तरफ, इसकी वेलोसिटी फर्ज कर लो v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो तुम लिखोगे m1v1 माइनस m2v2। माइनस इसलिए कि मोमेंटम वेक्टर है और वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो ये आ जाएगा m1v1 माइनस m2v2। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और इसको फर्दर जरा गौर से देखो, v2 बाय v1 इज इक्वल टू m1 बाय m2। बच्चों डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? ऑब्वियसली इनवर्स है। और ये इनवर्स रिलेशन किस सूरत में आ रहा है? जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये इनवर्स रिलेशन आएगा भी उसी सूरत में जब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऑल डन? इक्वेशन समझ आ गई सबको? मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस बड़ा मजे का टॉपिक है। रियल गन में से जब भी बुलेट फायर की जाती है, बुलेट आगे को जाती है तो गन लाजमी पीछे को जाती है। क्यों? टू कंजर्व द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। भाई कैसे कंजर्व करना है? ऐसे कंजर्व करना है कि जो बुलेट थी ये पहले गन के अंदर थी, ठीक है? बुलेट का मास स्मॉल एम, गन का मास कैपिटल एम। तो शुरू में हमारे पास जो बुलेट है एम, उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी और जो गन है उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। लेकिन फाइनली जब हमने बुलेट को फायर किया तो बुलेट of mass m traveled with velocity small v. So the gun of mass m should move backward with the velocity capital V, या इसको v डैश करें। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन mv प्लस mv। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पे क्यों नहीं माइनस लिखा? तो अभी माइनस खुद ही आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड तो जीरो हो गई। नाउ mv प्लस mv डैश कैन बी रिटन एज mv डैश
एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी डैश। ये चलें उसी तरह कर लेते हैं, गन की वेलोसिटी को जो है कॉमन करते हैं, एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी। तो यहां से जो वेलोसिटी ऑफ गन है वी डैश वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एम वी डिवाइडेड बाय एम। अब ये क्वेश्चन हमें बोलकर क्या बता रही है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, गन। और गन का मास जितना ज्यादा होगा उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो रियल गन्स आर ऑलवेज मेड हैवियर ताकि उसकी बैकवर्ड रिकॉइल वेलोसिटी इतनी ज्यादा ना हो कि बंदे की अपनी नाक की फीनी हो जाए गोली बंदूक बजने से। ठीक है, तो रियल गन्स को हमेशा हैवी बनाया जाता है। अब देखो टैंक कितना ज्यादा हैवी बनाया जाता है। अब बंदा सोचता है यार इतना सा अंदर से कैनन फायर करना है, तो टैंक को इतना हैवी बनाने की क्या जरूरत है। तो हैवी इसलिए बनाना है कि टैंक के लिए भी यही सेम प्रिंसिपल काम करेगा, माइनस एम वी फॉर कैनन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द टैंक। अब कैनन का मास भी अच्छा खासा है और उसने अच्छी खासी वेलोसिटी से निकलना है, तो उसका फॉरवर्ड मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। तो टैंक जितना हैवी होगा टैंक की रिकॉइलिंग वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ये हो गया मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अच्छा, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आता है कि एक जगह पर कुछ दहशतगर्दों ने एक बम प्लांट कर दिया। अब बम प्लांट कर दिया है तो बम का इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। अब बम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही, उसने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ही फटना है। तो जब ये एक्सप्लोड करेगा बच्चों, धमाके की जगह पर भी जो है वो बड़ा सा खड्डा बन जाता है। धमाके के बाद जो जितने परखच्चे हैं बम के उड़ते हैं उन सब का जो वेक्टर सम है, उन सब का जो वेक्टर सम है वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को भी जहन में रखना है। फिर आपका एक टॉपिक आता है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन को पढ़ने में सारी टेक्निक है। बेसिकली तो इक्वेशन एम वी बाय टी है ना, या वो इक्वेशन देखो एफ इज इक्वल टू पी बाय टी, या डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं इसको कि पी को लिखते हैं एम वी डिवाइडेड बाय टी, लेकिन इस इक्वेशन को पढ़ा जाता है एम ओवर टी मल्टीप्लाई बाय वी। मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ऐसा हम सिर्फ फ्लूइड्स के लिए पढ़ते हैं कि हाउ मच मास ऑफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी। तो फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो में ये m ओवर टी का जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर इसमें डायरेक्ट m गिवन नहीं होता तो क्या गिवन होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन होते हैं। तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से भी मास फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो स्लाइड आ रही है ये हमें क्या बताएगी। देखो बच्चों, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखना, सिर्फ डायरेक्शन को, कि राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन है। अब यहां पे जरा सिचुएशन देखो, यहां मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, और ये है इन दोनों की इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो बिफोर कोलिजन दोनों राइट साइड को जा रहे हैं तो m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, और आफ्टर कोलिजन भी दोनों मूव कर रहे हैं तो m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश हो जाएगा। ये तो हमारी बुक वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन, v1 मूव कर रहा है v2 नहीं कर रहा, तो m1v1 प्लस m2 इंटू जीरो, टकराने के बाद v1 रेस्ट पे आ गया तो m1 v1 डैश जीरो हो गया, और v2 मूव करने लग गया m2 v2 डैश। जिन फैक्टर्स में जीरो आ गया उनको अगर हम खत्म कर दें तो इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 डैश। ऑन द नेक्स्ट हैंड, दो बॉल्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। जो राइट को जा रही है उसको पॉजिटिव कर लो, जो लेफ्ट को जा रही है उसको नेगेटिव कर लो, और टकराने के बाद ये इधर टक्कर मार के वापस, ये इधर टक्कर मार के वापस। तो देखो ये टक्कर मार के लेफ्ट को चली गई माइनस m1v1 डैश, ये टक्कर मार के राइट हो गई प्लस m2v2 डैश। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। घबराना नहीं है इक्वेशन लिखते हुए, जो साइन जिसका बनता है ना उसको बस वो साइन असाइन कर देना। अच्छा, ये बड़ा मजे का केस है, स्टिक टुगेदर। दो बॉल्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो m1v1 प्लस m2v2। अगर कहीं लिखा आ जाए ना कि दोनों बॉल्स टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ गई हैं,
तो पहली बात याद रखना, ये जुड़ना जो है ये इन इलास्टिक होने की निशानी होता है। और जब बॉल्स जुड़ जाएं तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। जैसे ये जमीन है और जमीन पर तुम क्या करते हो, मट्टी उठाते हो, उसको गीला कर लेते हो और गीली मट्टी की एक बॉल बना लेते हो। अब उसको छोड़ोगे तो ये बाउंस तो करेगी नहीं, ये तो यहाँ पे जाके चिपट जाएगी जमीन के साथ। तो ये तो बिल्कुल ही स्टिक टुगेदर हो गई। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इन इलास्टिक कोलिजन में भी बच्चा पार्टी याद है ना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बट मोमेंटम हर तरह की कोलिजन में क्या होता है, कंजर्व होता है। अब स्टिक टुगेदर में क्या होगा, दोनों जुड़ गए हैं तो m1 प्लस m2 कर दो, और जुड़ गए हैं तो एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे ना। लो इक्वेशन बन गई। तो ये स्टिक टुगेदर के क्वेश्चन आएंगे तो उसको ऐसे डील कर लेना। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो m1 v1 पॉजिटिव कर दो, m2 v2 नेगेटिव कर दो। उसके बाद m1 प्लस m2 इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, अगर ये आंसर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि ये टक्कर मारने के बाद दोनों राइट को जाएंगे। अगर इसका आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है ये टक्कर मारने के बाद दोनों लेफ्ट को जाएंगे। तो मुझे कंफर्म कर दो सब बच्चे, मुश्किल तो नहीं है कॉन्सेप्ट, बस सिर्फ आपको सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है और इक्वेशन बनानी। डन, दैट्स गुड, वेरी गुड। अब देखो ये हमारी बुक वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वो स्प्रिंग वाली एग्जांपल है। m1 और m2 ये दोनों कनेक्टेड है, तो मैं इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं कि v1 बाय v2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। ठीक है, ये किस केस में, अगर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा सा रट्टा लगाओ, v1 बाय v2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। इस इक्वेशन को रट्टा लग गया तो इस इक्वेशन को तुम अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 में यूज कर सकते हो। ये जो बॉय प्लेसेस ऑफ फायर क्रैकर वाला था। अब इसमें पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, v1 बाय v2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। देखो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसी रेशो से आंसर आएगा क्योंकि मोमेंटम तो कांस्टेंट है। तो लिसन केयरफुली, हमारे पास जो पहला मास है वो 40 ग्राम है। पहला मास जो है वो 40 ग्राम है, तो मैं m1 की जगह पे लिख रहा हूँ 40 ग्राम। दूसरा मास 200 ग्राम है, यहाँ पे मैं 200 लिख रहा हूँ। अब कैन 40 ग्राम है और ये m1 है, ब्लॉक ऑफ मास ये m2 है। अब देखो वो कहता है कि आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, इट एक्सप्लोड्स इफ द ब्लॉक शूट्स आउट। ब्लॉक m2 है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। v2 इस जगह पर है, यहाँ पे 3 लिख दिया। और उसने कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कैन। कैन m1 है तो वेलोसिटी v1। तो इसी रेशो में ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद v1 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 40। तो 4 जीरो से जीरो, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो बुक में पूरा मेथड है इसको सॉल्व करने का, लेकिन अगर थोड़े से स्मार्ट हो जाओ कि मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो मासेस की रेशो इनवर्स रेशो ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगी। इस तरीके से भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। इज दैट क्लियर? और ये देखो ये अच्छा खासा बड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है अगर तुम्हें ये पता हो कि फ्लूइड फ्लो की इक्वेशन m ओवर टी इंटू वी है और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए f ओवर m यूज होता है। अब देखो इसमें मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रेट गिवन है, किलोग्राम पर सेकंड। ये किलोग्राम, ये सेकंड, इसका मतलब है m ओवर टी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। तो दो चीजें इसमें पूछी हैं, ये जो ए और बी है ना, मैं इसमें वही हाईलाइट कर रहा हूँ जो पूछा हुआ है। एक फोर्स, ठीक है, और व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन। पहले इसे में उसने एक्सेलरेशन का कहा है और फिर साथ उसने कहा है कि व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स पहले फाइंड करेंगे क्योंकि वो m ओवर टी इंटू वी से हो जानी है। और जब बच्चों हमारे पास फोर्स फाइंड हो जाएगी, हम यहाँ पे a इज इक्वल टू एफ ओवर एम से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये ऐसा न्यूमेरिकल है, इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल नंबर 8। एक ट्रक है, ट्रक हो गया जी मास 1, और उसकी वेलोसिटी है 2500 किलो का ट्रक है और 21 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी। ये जी शुक शुक करता हुआ जा रहा है। वो कहता है कि आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है,
गाड़ी M2 है और उसका वजन 1000 kg है, लेकिन वो बेचारी रेस्ट पे खड़ी है। ट्रक उसको मारता है टक्कर, और टक्कर मार के उसको अपने साथ ही घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। तो कहता है अब ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे ना, तो ये कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों देखो इक्वेशन कैसे लिखनी है। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये इक्वेशन दोबारा पूरी लिख लो। m1 2500 है, चलो एंड पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। m1v1 है, v2 तो जीरो है, तो इसके बाद इक्वल्स टू आ जाएगा। m1 भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये कॉमन है। तो हमारे पास m1v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया m1v1 ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना और इसका आंसर भी 15 मीटर पर सेकंड ही आता है। तो मैंने ये भी, कोई बच्चा बताएगा ये कौन सी कोलिजन हुई। दैट्स वेरी गुड, सिंपल, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो गए, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखो, ठीक है, कुछ सवाल मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी स्लाइड पर इसी तरह काफी क्वेश्चंस हैं, मैं सॉल्व वाली भेजूंगा। तो कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, आगे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आपका काम है। देखो वो कहता है कि एक एक्स ट्रॉली और एक वाई ट्रॉली दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक 20 से और एक 12 से। कहता है टक्कर मारने के बाद जो एक्स का मोमेंटम हो जाएगा वो 2 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो ये बताएं टक्कर के बाद वाई का क्या हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, इक्वेशन देखना कैसे लिख रहा हूं मैं। एक्स पॉजिटिव को जा रहा है, वाई नेगेटिव को आ रहा है, और टक्कर के बाद ऑब्वियस है कि एक्स नेगेटिव को जाएगा और वाई पॉजिटिव को जाएगा। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। टक्कर से पहले एक्स का मोमेंटम 20 है और वाई का 12 है। टक्कर के बाद एक्स का मोमेंटम 2 है, तो वाई का फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो वाई का मोमेंटम कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन सेकेंड। सिर्फ मुझे तरतीब पता हो कि मैंने इक्वेशन में अपने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट की तरतीब कैसे लगानी है, सारा सवाल चंद सेकंड्स के अंदर अंदर कवर अप हो सकता है। सिमिलरली एक और सवाल है। टू रेलवे ट्रक्स ऑफ मास m एंड 3m मूव टूवर्ड्स ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम उसी तरह m और 3m, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं विद द स्पीड्स 2v एंड v, m की स्पीड 2v है और 3m की स्पीड v है, ठीक है। एंड दे स्टिक टुगेदर, और वो दोनों आपस में जुड़ भी जाते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों पूरी इक्वेशन लिख लो। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, स्टिक टुगेदर हो गए हैं तो m1 प्लस m2 करके साथ आप जस्ट v लिख दो। तो m1v1 ये हो जाएगा हमारे पास 2mv प्लस कितना हो जाएगा 3mv इज इक्वल टू, देन m प्लस 3m 4m हो जाएगा v। तो v चूंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये कितना हो जाएगा बच्चों 5mv। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तो माइनस आना चाहिए क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास लेट से अभी -mv इज इक्वल टू 4mv, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v डैश जो है वो -v/4 आ जाएगा। अब माइनस का कोई आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन v/4 तो दिया हुआ है, तो a जो है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये पॉजिटिव भी आ सकता है, अगर मैं इसको यूं कर लूं कि 3m राइट को जा रहा है और जो m है वो लेफ्ट को आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। अब एक ग्राफ का क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे टाइम है, तो ग्राफ का एरिया क्या बनेगा। एरिया बनेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम तो इम्पल्स होता है, और इम्पल्स तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो बच्चों इस ग्राफ का जितना भी एरिया है वो पहली बात तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक हमारे पास ट्रेपीजियम बन रहा है। एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम, ठीक है।
तो हम जब इस पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे तो बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 × 2 4। ट्रेपीजियम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये ए और बी ऑपोजिट साइड्स हैं, और इनके दरमियान फासला। तो 1/2, ये साइड कितनी ऊंची है? 6। ये साइड की लंबाई कितनी है? 2। और इनके दरमियान फासला कितना है? देखो, 2 से 4 तक 2 सेकेंड्स, 4 से 6 तक फिर 2 सेकेंड्स, तो ये 4 इसका लेंथ आ जाएगा। तो 4+1/2 × 8 × 4, 2 4 = 8, 4 4 = 16 + 4, तो 20 Nm/s या 20 kg/m/s बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होता है? या तो चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर इम्पल्स के बराबर। ऑल क्लियर? तो बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको परफॉर्म करना। अब मैं शॉर्टली आपको इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का भी एक मेन आइडिया दे दूं। तो इलास्टिक कोलिजन वेरी सिंपल कि वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो उसे इलास्टिक कहते हैं। और वो कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो उसे इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। हमने ज्यादा फोकस करना है इलास्टिक पर, वही टॉपिक है बुक में, और उसी के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, इन एग्जांपल्स को पढ़ना। एक तो बड़ी फेमस आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और वेट क्ले बॉल्स, ये दोनों एग्जांपल्स मैं आपको दे भी चुका हूँ। तो कोलिजन बिटवीन हार्ड ऑब्जेक्ट्स आर सपोज टू बी इलास्टिक एंड बिटवीन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर सपोज टू बी इन इलास्टिक। अब इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन जो है ना बच्चों, उसमें ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, रट्टा लगा लेना। रट्टा लगाना पड़ना है आपको, ठीक है? किसी केस में ये अप्लाई करने पड़ जाते हैं। इन इक्वेशंस की मदद से जो 4 केसेस है ना, वो मैं आपको ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर सारे समझा दूंगा। बच्चों देखो, इसमें केसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहले दो हिस्से वो हैं जिनमें मास 1 और मास 2 बराबर है। याद रख लो, जहां दोनों मासेस बराबर होंगे ना, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे मैं अगर कहूं कि ये जा रहा है 10 से और ये जा रहा है 5 से, और ये दोनों टक्कर खाते हैं, और ये दोनों टक्कर खाते हैं, तो जिसकी वेलोसिटी 10 थी उसकी 5 हो जाएगी, जिसकी 5 थी उसकी 10 हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये जा रहा है 10 से और ये रेस्ट पे पड़ा है, तो टक्कर के बाद जो जा रहा था वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। तो याद रख लो, अगर मासेस सेम हुए तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। सिर्फ इतनी सी बात समझ के हम पूरे केस को एक यूं रो में बंद कर सकते हैं। कैसे? पहला मास भी m है, दूसरा भी m है। पहली वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है। टक्कर के बाद पहले की वेलोसिटी दूसरे वाली हो जाएगी, दूसरे की वेलोसिटी पहले वाली हो जाएगी। कुछ मुश्किल लगा इसमें? बहुत इजी है। समझ आई बच्चों? और अब देखो सेकंड केस में, पहला मास भी m है, दूसरा भी m है। पहला चल रहा है, दूसरा रुका हुआ है। टक्कर के बाद पहला रुक गया है, दूसरा चल पड़ा है। सिर्फ इंटरचेंज हो रही। ये v0 है तो ये 0 भी है। बात समझ आ गई? और अब देखो, एक छोटा मास एक बड़े मास को टक्कर मारता है तो क्या होगा? यूं समझ लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसका मास दीवार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तुम्हारे पास एक बॉल है और सामने एक दीवार है, तो बॉल का मास दीवार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तुम बॉल मारते हो दीवार में और दीवार तो रेस्ट पर है। बच्चों, बॉल ही टक्कर खा के वापस आ जाएगी, दीवार तो अपनी जगह सही सलामत ही रहेगी, उसको तो कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, ना पहले ना बाद में। इज दैट ओके? मतलब सिचुएशन को फिजिकल बना के सोचते जाओ कि a very light ball collides with a heavier mass with a velocity v, but the bigger mass is at rest. बिगर मास को क्या फर्क पड़ना है, वो तो फिर भी रेस्ट पे ही रहेगा, सिर्फ बॉल ने टक्कर खा के वापस आ जाना है। अब आ जाओ लास्ट केस पर। ये समझ लो ट्रेन है,
और ये एक छोटा सा, ये कोई बंदा खड़ा है पटरी पे, तो बड़ी सी ट्रेन एक बिल्कुल ना वजन रखने वाले बंदे को, ट्रेन के मुकाबले में कह रहा हूँ, वैसे तो बंदा वजन रखता है, तो ट्रेन के मुकाबले में उसका वजन कुछ भी नहीं है, ट्रेन वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, बंदा सामने खड़ा खुदकुशी करने के लिए, तो ट्रेन को क्या फर्क पड़ेगा टक्कर मार के भी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदा है ना, वो ट्रेन से दुगनी स्पीड पे जाके गिरेगा, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये चारों केसेस मेरा ख्याल है कि अब किताब से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दो में मास बराबर है, दो में मास अनइक्वल है, ऐसे ही है। तो इसी तरह का टेबल बनाना, सिचुएशंस अंडरस्टैंड करना, ये जो इक्वल वेलोसिटी वाले इक्वल मासेस वाले है ना हमारे पास प्रॉब्लम्स, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें बच्चों क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ऐड किए हुए हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो उनको आप इसी फाइल से जो मैंने सेंड की है देखना, और उनको सॉल्व लाजमी कर लेना। तो कल हमारा टॉपिक 1 का लास्ट लेक्चर रह जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का पोर्शन है, ओ सॉरी लॉज ऑफ मोशन का, तो उनकी जस्ट आप डेफिनेशन वगैरह ही तैयार कर लें, दैट्स एनफ।